जी हां, आखिर युद्ध के इतने दिनों बाद व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुलेआम बात क्यों कर रहे हैं? पुतिन का परमाणु प्रण है क्या? और क्या रूस अब अंतिम टारगेट की ओर तेजी से बढ़ने जा रहा है? आज इसी पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। 944 दिन से जारी रूस और यूक्रेन जंग में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। यह टर्निंग पॉइंट राष्ट्रपति पुतिन की वजह से आया है। दरअसल पुतिन ने रूस की एटमी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। एटमी नीति में बदलाव की वजह से दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, खासकर उन पश्चिमी देशों में जो यूक्रेन की कर रहे हैं मदद। जी हां, पुतिन के निशाने पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश हैं। आखिर पुतिन की नई नीति में ऐसा क्या है जिससे दुनिया पर एटमी खतरा मंडरा रहा है? पूरा प्लान आपके सामने हम डिकोड करेंगे। उधर चीन और रूस के गठजोड़ को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, ये खबर भी आपको आगे बताएंगे। साथ ही वॉर जोन में क्या हो रहा है इस वक्त, ताजा हालात आपके सामने होगा। जी हां, शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। एटमी हथियार पर पुतिन ने दे दी है बहुत बड़ी धमकी। एटमी पावर वाले देश के समर्थन से रूस पर हमला संयुक्त हमला माना जाएगा। ये है पुतिन का वो बड़ा ऐलान। गैर परमाणु शक्ति वाले देश का हमला संयुक्त हमला माना जाएगा, ये कहा है पुतिन ने। रूस कर सकता है एटमी हथियारों का इस्तेमाल, ये भी कह दिया पुतिन ने। रूस की सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ये ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया है। और पुतिन की परमाणु धमकी टेंशन में पश्चिमी देश जो बदलाव हुए हैं उसके बाद से क्या स्थिति है उस पर नजर डालते हैं। रूस की एटमी हथियार पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है और परमाणु संपन्न देश के सहयोग से रूस पर हमला संयुक्त हमला माना जाएगा। ये बड़ा चेंज हुआ है, भले ही हमला करने वाला गैर परमाणु संपन्न देश क्यों ना हो। जी हां, कहा गया है कि परमाणु हथियारों के अपग्रेडेशन पर रूस का पूरा फोकस रहेगा। रूस पर कोई भी हमला संयुक्त हमला माना जाएगा। परमाणु हथियार हमारी सुरक्षा की गारंटी है, ये पुतिन ने क्लियर कर दिया है। रूस के अंदर हमला हुआ तो न्यूक्लियर हमले भी मुमकिन हैं, ये तक कह दिया पुतिन ने। बेलारूस पर हमला होने पर परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाएगा। परमाणु हथियारों का उपयोग संप्रभुता की रक्षा का अंतिम उपाय है, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जरा रूस ने अपनी पॉलिसी में किस तरह का बदलाव किया है, इसे और आसान लफ्जों में हमारे दर्शकों को समझाइए। क्या किसी भी परमाणु हथियार संपन्न देश, ऐसा देश जो कि यूक्रेन की मदद कर रहा है, अगर यूक्रेन की तरफ से उसके समर्थन से रूस पर हमले किए जाते हैं तो परमाणु हमला कर सकता है रूस? इस युद्ध को एटमी वॉर में तब्दील कर सकता है रूस, ये कहने की कोशिश है पुतिन की। देखिए, अमेरिका और नाटो के 30 से अधिक देशों के पास जितने परमाणु बम हैं उन सबको आप मिला दीजिए, उससे ज्यादा अकेला रूस के पास है। लेकिन बीते 3 साल में तमाम तरह के इंसिडेंट होने के बावजूद भी रूस ने अपने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया। वरना अमेरिका ने पर्ल हार्बर में होने के बाद किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। तो मैं मानता हूं कि ये पुतिन ने अब तक जिम्मेदारी का परिचय दिया है, संयम का परिचय दिया है। लेकिन अब टाइमिंग देखिए, पुतिन ये कब ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि अभी से कुछ घंटे के बाद आज शाम में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस में बाइडेन और कमला हैरिस को एक नया प्लान देने वाले हैं कि यूक्रेन किस तरह से अब रूस के अंदर में हमला करेगा। पुतिन को यह पता है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में रूस के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले होने शुरू हो जाएंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा, इसीलिए पुतिन ने यह ऐलान पहले ही कर दिया है कि अगर कोई देश रूस पर हमला करता है या बेलारूस पर हमला करता है तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और पुतिन केवल धमकी नहीं दे रहे, वो वाकई में गंभीर है, बल्कि पुतिन पर बेहद दबाव है। रूस के अंदर भी मैं आपको बताऊं कि रूस की सेना के अधिकारियों से भी
जो मैं बात कर रहा हूं या रूस के लोगों से, उनका कहना यह है कि अगर काश पुतिन की जगह स्टालिन होते तो अब तक परमाणु बम का इस्तेमाल हो गया होता। तो आप समझिए, पुतिन खुद को दांव पर लगाकर अब तक परमाणु बम के इस्तेमाल को रोक आप कह रहे हैं मनीष, ये सिर्फ पोस्चरिंग नहीं है बल्कि एक रियल मूव है, एक वास्तविक रणनीति में बड़ा बदलाव है। संजय मेस्टन सर, आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में क्या परमाणु युद्ध के और करीब यूक्रेन रूस का युद्ध पहुंच चुका है? और देखिए, इसको कई एंगल से देखा जा सकता है। आपने अभी जब इंट्रोडक्टरी ये बोला था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बोला है कि ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन की गारंटी भी है। सबको पता है न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल रिएक्शन दूसरी कंट्री से होगा। जो भी कंट्री पहले इस्तेमाल करे, अगर ये पुतिन बोल रहे हैं और उसको दिखा देते हैं कि करके कि हाँ मैंने ये न्यूक्लियर वेपन एक्स या वाई कंट्री पे फेंक दिया है, तो दूसरी कंट्री भी बाकायदा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगी और म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है दोनों के लिए। कितने भी बम बना लें, उनकी ताकत ज़्यादा हो सकती है रूस की, लेकिन आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी का छोटा सा 10 किलोटन बम से कितना वहाँ पर मतलब आपत्ति कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो आज जिस प्रकार भारी तादाद में न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसकी जो डिस्ट्रक्शन है हर देश में भारी तादाद में होगी, तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। तो ये मेरे को लगता है इस्तेमाल अगर करेंगे, और 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान भी ये स्थिति आई थी, और बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिसएंगेजमेंट किया था। उनकी सेना जरूर बोल सकती है कि अगर स्टालिन होता हो तो वो करते, लेकिन उनकी सेना को भी पता है कि अगर ये कोई भी इस्तेमाल फर्स्ट एक्शन जो लेगा उसका काउंटर स्ट्राइक तो होगा। तो हो सकता है, थ्रेट जरूर है, थ्रेटिंग बीइंग भी है, पॉजिटिव थ्रेट का स्टेटमेंट भी है, लेकिन इसका परिणाम डिस्ट्रक्शन भी लेकिन है। अगर पॉजिटिवली देखें ओपी तिवारी साहब, तो इसका अंजाम यह भी हो सकता है क्या कि यूक्रेन जिस तरह के मंसूबे पाल कर बैठा है, जिस तरह से लॉन्ग रेंज की मिसाइलों से, हथियारों से रूस के अंदर हमले करने की तैयारी है, यूक्रेन ठिठक जाए और ऐसी नौबत ना आए? समीर देखो, ये बात इसमें स्पष्ट है, काफ़ी क्लियर है कि भाई ये जो थ्रेट है इसको मैं अटैक वार्निंग समझे या थ्रेट समझे, दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है। बिकॉज इस तरीके से पोस्चरिंग रशिया को करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज अगर ये मिसाइल यूक्रेन को उन्होंने परमिशन दे दिया जो कि रशिया की टेरिटरी में स्ट्राइक कर सकते हैं, तो इसके लिए पोस्चरिंग जरूर है। रशिया हमेशा चाहेगा कि नाटो में क्रैक हो, नाटो में क्रैक हो। बिकॉज ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो थ्रेट दे रहे हैं, जो अटैक होगा, ये बड़ी लो इंटेंसिटी का होगा। वो यूक्रेन में नहीं होगा बल्कि नाटो के किसी एक देश में होगा। तो उनके में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि हमारे देश में हो गया तो छोटा सा देश है, फ्रांस हुआ, यूके बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से एक पोस्चरिंग की भी समझा जा सकता है, एक तरह से पोस्चरिंग भी हो, डर की भावना भी पैदा करना चाहता है नाटो में कि हमारे समय आ गया है कि जब हम यूक्रेन को बिना फालतू में ऐसे ही मतलब हेल्प न करते रहे और एक शांति प्रस्ताव की तरफ बढ़े। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जहाँ तक न्यूक्लियर वॉर का सवाल है, उसको तो मैं रूल आउट कर सकता हूँ, बिकॉज आइंस्टाइन ने वेरी क्लियरली कहा था कि जहाँ तक न्यूक्लियर इतने हेड्स बन गए हैं कि आई डोंट नो अबाउट थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर चौथा वर्ल्ड वॉर होगा तो पत्थरों से लड़ा जाएगा। तो इंटेंसिटी से समझी जा सकती है, अगर स्ट्राइक हुआ तो पूरा विश्व आप ये कह रहे हैं बर्बाद हो सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का ड्रोन अटैक, और बीती रात रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया। ड्रोन हमले के बाद घर में लगी आग। रूसी ड्रोन हमले में एक बच्चा घायल। कीव के मेयर विटाली क्लेट्स्को ने हमले की पुष्टि की है। और इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि डोनेट्स्क में रूसी सैन्य काफिले पर हमला हो गया है। यूक्रेन ने हाइमार्स से रूसी सेना पर कर दिया अटैक। वॉर फ्रंट पर रूसी टैंकों को बनाया गया है निशाना। ये देखिए तस्वीरें, पिन पॉइंट हमले में कई रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने ये टारगेटेड अटैक किया, पिन पॉइंट अटैक किया गया, जिसमें रूस को खासा नुकसान हुआ है। तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है, कई रूसी टैंक तबाह हो गए हैं इस हमले में। और रूस की एटमी ताकत या परमाणु हथियार की बात करें तो 5,889 परमाणु हथियार इनके पास हैं, और लंबी दूरी के परमाणु हथियार 4,380 हैं। अलग अलग जगहों पर तैनात है। 1,710 लोकेशंस की बात करें तो यहां पर तैनाती है इनकी। एटमी बैलिस्टिक मिसाइल
870 इनकी संख्या। परमाणु बम वर्षक की बात करें, बॉम्बर्स की बात करें, 580 बॉम्बर्स हैं। और पनडुब्बी से लॉन्च जो मिसाइल हो सकती हैं वो 640 है। ये है रूस की ताकत, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मनीष भी कर रहे थे। अब संजय भारद्वाज सर, एक चीज जो है यहां पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उन्होंने भी यही कहा कि परमाणु युद्ध तो नहीं, लेकिन उसके भय का जरूर विस्तार हो रहा है। दुनिया कैसे बदलेगी रूस अगर वाकई में इस गंभीर कदम को उठाने की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है? तो कहां कहां कितना दबाव आप देख पाते हैं अमेरिका से लेकर पश्चिम देशों और दूसरे देशों पर? देखिए, दो तीन बातें साफ है कि न्यूक्लियर बम का निर्माण हुआ तो उसे एक न्यूक्लियर पॉलिसी बनी कि भाई डिटरेंस उसका एक मकसद था, और नो फर्स्ट यूज़ की एक बात थी कि हम नहीं करेंगे, इस तरीके की पॉलिसीज़ कंट्री लेके आए। लेकिन जो अभी जो दौर चल रहा है, खासकर जब यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ है, तब से नव यथार्थवाद में एक बात समझ के आई कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आपको मदद नहीं करेगा, आपको सेल्फ हेल्प सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए कई देशों ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज किया, जिसमें पुतिन ने अब अनाउंस किया। उससे पहले चाइना ने किया, चाइना ने कहा हम 900 न्यूक्लियर बम बनाएंगे। बेल्जियम ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज किया, साउथ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज किया। तो आप ये देखिए कि आज के दिन दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। लेकिन आप क्रिप्टो जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, क्रिप्टो मतलब जहाँ पे प्लेस किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में न्यूक्लियर परमाणु देशों ने, वो 32 के लगभग है। तो आप ये देखिए कि 32 देश पूरी तरह से परमाणु हथियारों से लैस है। तो अगर तबाही होगी, और तबाही होगी जो कि आप सर्वाइवल की, म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल की बजाय आप जाएंगे म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ, जो मेरे पहले पैनलिस्ट कह रहे थे। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत रेस्ट्रेंट की ज़रूरत है, इसमें डिटरेंस की ज़रूरत है। मुझे लगता है एक ग्लोबल पॉलिसी निश्चित रूप से होने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से सीधा एग्जिस्टेशनल इश्यूज़ रशिया के लिए होगा तो निश्चित रूप से वो शोकेस में रखने की चीज़ नहीं है। बहुत बड़ा उनके पास न्यूक्लियर जखीरा है और वो उस पर स्ट्राइक करेंगे। और सबसे पहले जो विक्टिम होगा वो यूरोप में यूके उनका पहला टारगेट है, और वो सीधा इंडिकेट भी कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, इसको निश्चित रूप से यूएन में अभी सबमिट हुआ, उसमें इस बात को रखना चाहिए। लेकिन मनीष, अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि अब इस पॉलिसी में बदलाव के बाद, क्योंकि खतरनाक इरादों का इजहार एक तरह से व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कर दिया गया है, इसे यूरोपीय देश, पश्चिमी देश चेतावनी की तरह भी ले सकते हैं। क्या कोई उनके रुख पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पश्चिमी देशों के हथियारों से लगातार यूक्रेन हमले तो कर ही रहा है, रूस के अंदर भी कर रहा है। देखिए, ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों को अपने लीडरशिप से ज्यादा पुतिन पर भरोसा है कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि पुतिन एक बात कहते हैं कि मैं उस दुनिया का क्या करूंगा जहां पर रूस ही नहीं होगा। उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि रूस जो है सो वो छोटा हो जाएगा या रूस पूरा खत्म हो जाएगा। रूस एक देश के तौर पर उसकी जो आन बान शान है, उसको अगर आप हर्ट करेंगे, जब लंबी दूरी की मिसाइल से मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग पर आप हमला करना शुरू करेंगे, आप क्रेमलिन पर अटैक करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो कहेगा नहीं जी मैं शांति दूत बनकर आया हूं? पुतिन पर भारी दबाव है, क्रेमलिन पर भारी दबाव है कुछ कर दिखाने के लिए। पूरे रूस में इस बात को लेकर चिंता है कि अगर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल होने लगे तो फिर रूस का रिएक्शन क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वक्त यह कह देना कि कुछ भी नहीं होगा, मामला उससे बहुत आगे जा चुका है, अब तैयारी हो चुकी है। हाँ, यह है कि इस्तेमाल कैसे होगा उसके लिए भी पुतिन ने हिंट किया था कि जरूरी नहीं है कि जहां पर आप सोच रहे हैं वहीं पर गिराएंगे, और छोटे स्केल का भी कहीं इस्तेमाल हो सकता है। वो अपनी तरफ से हर वो हिंट दे रहे हैं। अब अगले कुछ घंटे में तय हो जाएगा जब बाइडन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी, और फिर बाइडन जी उसके बाद जो आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। बिल्कुल, और इस पर भी नजर रहेगी कि इस मुलाकात से क्या निकल कर आता है। दबाव तो जरूर होगा पुतिन के इस ऐलान। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, क्रामाटोर्स्क में के रिहायशी इलाकों में रूस का हवाई हमला हुआ है। रूसी मिसाइल से क्रामाटोर्स्क में भारी तबाही हुई है, और रूसी हमले में क्रामाटोर्स्क में कई इमारतें तबाह हुई हैं। हमले में 2 की मौत हुई है, 15 से अधिक घायल हुए हैं। तस्वीरें सामने आई। और यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। वोलोदर में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया गया है, निशाना किया गया है हमला। वोलोदर में एक साथ कई पोस्ट पर हमले किए गए। रूसी हमले में वोलोदर में भारी तबाही देखने को मिल रही है।
तो न्यूक्लियर वेपन की रेस की बात करें तो किस तरह से पूरी दुनिया में ये एक अलग ही रेस है, तबाही की रेस कह सकते हैं इसे, लेकिन हर देश चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार हो। बिग बॉल के माध्यम से हम उन नंबर्स की बात करते हैं जो दुनिया को डरा सकती है, डराने वाली हैं। रूस की बात करते हैं, 5,889 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5,224 परमाणु हथियार हैं। जी हाँ, परमाणु वेपन्स की रेस की बात करें तो कोई किसी से कम नजर नहीं आता। चीन के पास भी 500 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियारों की मौजूदगी है। ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इजराइल के पास भी 90 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया के पास भी 30 परमाणु हथियारों की मौजूदगी है। बिल्कुल, ये संख्या अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस दुनिया का कितनी बार विनाश हो सकता है। घोष सर, सवाल यही है कि जो हार्ड ट्रुथ है परमाणु हथियारों को लेकर, ये इस दुनिया का हर देश जानता है। वो देश जिनके पास परमाणु हथियार है और वो देश जिनके पास नहीं है। फिर भी क्या ऐसी स्थिति में कोई चेन ऑफ अटैक शुरुआत करने की हिम्मत कर सकता है? देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैंने ये डिबेट अभी देखा। पहली बात यह है, मैं थोड़ा पुतिन के बारे में बता देता हूं। लोग भूल जाते हैं कि क्या ये पहले वो हुआ 2020 में पुतिन ने एक डिक्री निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे वो परमाणु वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। उसमें ये था कि अगर कन्वेंशनल वेपन्स भी रूस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो वो इस्तेमाल करेंगे ये न्यूक्लियर वेपन्स। अब ज़ेलेंस्की जा रहे हैं बिडेन के पास ताकि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल कर सकें, उनको अप्रूवल चाहिए। तो ये देखकर फिर अभी पुतिन ने वही कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट एक न्यूक्लियर स्टेट के सहायता से एक कन्वेंशनल वेपन इस्तेमाल करता है तो वो परमाणु वेपन इस्तेमाल करेंगे। देयर इज अ बिग डिफरेंस। ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो देखना पड़ता है। और जहाँ तक पुतिन का सवाल है, वो मेरे ख्याल में काफ़ी दबाव में है कि वो परमाणु वेपन्स ना इस्तेमाल करें। लोग ये फैशन है कि दिखाते हैं कि रूस के पास 5,800 न्यूक्लियर वेपन्स है। मैड के डॉक्ट्रिन के अनुसार क्या सर्वाइवेबल न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स होंगे? इंडिया के पास, इसीलिए हमने मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस का इस्तेमाल किया है। यानी कि हमने कहा है हमारे पास जितने भी कम न्यूक्लियर वेपन्स होंगे जो डेटरेंस के इस्तेमाल करेंगे उससे काम बन जाएगा। अगर आपके पास 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। पूरे पृथ्वी को आप कितनी बार नष्ट करेंगे? मतलब ये एक जोक की तरह है। हम इसको 10 बार पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। इतने क्या आदमी वहां पर रहेंगे 10 बार नष्ट करने के लिए? बिल्कुल। तो इसका कुछ मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद एक रिटेलिएशन होता है, तो कितने सर्वाइवेबल न्यूक्लियर वेपन्स होंगे जिससे एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट फिर आगे बढ़ेगा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। बिल्कुल घोष साहब, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आ रही है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में हमले का अलर्ट जारी हुआ है। सेना ने हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। यूक्रेन कर सकता है सेवेस्तोपोल पर हवाई हमला। इसकी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है रूसी सेना की तरफ से। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, रूस के कुर्स में यूक्रेनी सेना पर हमला। रूसी सेना ने घात लगाकर किया है अटैक। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। काफिले में मौजूद मिलिट्री व्हीकल भी खाक हो गया इस हमले में। तस्वीरें देखिए सामने आई है इस हमले की।
तो देखिए, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन छेड़ेंगे परमाणु युद्ध। यूक्रेन टारगेट पर देखिए कौन कौन से देश रहेंगे अगर ऐसा हुआ तो। यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, फ्रांस, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका, यानी तमाम वेस्टर्न कंट्रीज निशाने पर होंगे रूस के, क्योंकि लगातार पश्चिमी देशों की मदद से ही यूक्रेन रूस के खिलाफ इस जंग में टिका हुआ है, इसमें कहीं कोई शक तो है नहीं। मेस्टन सर, लेकिन क्या इस बात के आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन रुकने वाला है नहीं। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है पुरजोर तरीके से, यह साफ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल भी रूस की सरजमीन पर होगा ही, इसके भी आसार हैं। तो क्या परमाणु युद्ध छिड़ सकता है? और देखिए, उसको बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक प्रेसिडेंट पुतिन किस प्रकार रिएक्ट करते हैं वो प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है। कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ पहलू बोलना चाहूँगा। एक कहावत है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। उदाहरण के तौर पे पुतिन ने दो चीज़ें बोली थी। सबसे पहले बोला था कि ये नाटो की वजह से हमने यूक्रेन पे स्ट्राइक किया है। जी, मैं अफगानिस्तान में था 2011 से 2014 तक। यही रशिया ने, आप इंटरनेट पे देख लिए और मैं आपको ग्राउंड हकीकत बता रहा हूँ, नाटो को ट्रांजिट बेस अपने ही देश उलियानोवस्क में एक एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरबेस है, वहाँ दिया। नाटो ट्रुप्स वहाँ पर डिप्लॉयड थे। पूरा राशन और सामग्री, मिलिट्री हार्डवेयर अफगानिस्तान वहाँ पर एयरपोर्ट ऑफ उलियानोवस्क जो रशिया में है, सदर्न पार्ट में, कजाकिस्तान और ये कंट्रीज के थ्रू आता था। दूसरा, रूस हथियार किससे ले रहा है? नॉर्थ कोरिया से, ईरान से मिसाइल्स, ड्रोन, शहीद ड्रोन्स, क्या क्या ले रहा है, मिसाइल्स तक ले रहा है, चाइना से सपोर्ट ले रहा है। तो क्या यूक्रेन को अधिकार नहीं है वही हथियार दूसरे देश से ले? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स लड़ाई में कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सारे सवाल तो हैं ही, फेयर इन वॉर, ये सारे सवाल तो हैं ही, लेकिन साफ दिख रहा है कि पुतिन और दबाव बढ़ाना चाहते हैं नेटो और पश्चिमी देशों पर, ताकि वो यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लें। और देखिए, इस बीच एक और खबर, पोक्रोवस्क में रूसी वेपन डिपो पर हमला, रूसी वेपन डिपो पर ड्रोन से डायरेक्ट अटैक। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूसी डिपो में धमाका हुआ, 10 मीटर ऊंचा उठा धुएं का गुबार, जो कि कैद हुआ है तस्वीरों में। और इस बीच अहम खबर है, रूस के सीक्रेट वेपन कार्यक्रम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीन में रूस का सीक्रेट हथियार अड्डा। जी हां, चीन में बन रहे हैं रूसी अटैक ड्रोन। चीन में स्कॉर्पियो 3 ड्रोन का प्रोडक्शन हो रहा है। रूस के ड्रोन प्रोग्राम से यूक्रेन और अमेरिका में टेंशन है। और चीन में रूस का सीक्रेट हथियार अड्डा। जी हां, चीन में ड्रोन फैक्ट्री चला रहा है रूस। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, चीन में लॉन्ग रेंज ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है रूस। लॉन्ग रेंज ड्रोन का यूक्रेन वॉर में वो करेगा इस्तेमाल। रूसी कंपनी अल्माज एंटे ने प्रोडक्शन शुरू किया और सीक्रेट प्रोग्राम के जरिए स्कॉर्पियो 3 ड्रोन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जी हाँ, रूस ने चीन में स्कॉर्पियो 3 ड्रोन का परीक्षण किया है, टेस्ट हुआ है चीन में। स्कॉर्पियो 3 ड्रोन का रेंज, इसकी रेंज जो है वो करीब 2000 किलोमीटर है। स्कॉर्पियो 3 ड्रोन में 50 किलोग्राम का पेलोड लगाया जा सकता है, यानी 50 किलोग्राम पेलोड ले जाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत अहम है। मनीष, चीन का क्या रोल आप देखते हैं? वो चीन जो कि रूस के साथ खड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आता है। देखिए, वैसे तो हल्की बात ये हो सकती है कि दुनिया का शायद ही कोई मुल्क हो जहां पर चीन में सामान वहां से नहीं आता हो। चीन में सामान बनते हैं और वहां से जाता है, तो रूस में भी बन रहे हैं। पुतिन ने पिछले दिनों कहा कि हम अपने यहाँ 5000 ड्रोन रोजाना बना रहे हैं और कई ड्रोन फैक्ट्री को मैंने खुद भी विजिट किया। लेकिन इसके बाद भी अगर चीन में, जैसा कि अमेरिका का आरोप है, व्हाइट हाउस ने यह आरोप लगाया कि चीन में रूस की सीक्रेट फैक्ट्री है, तो अगर ये बात सही भी है तो अपने आप में ये बताता है कि देखिए चीन भी किस तरीके से रूस को मदद कर रहा है, एक बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है।
अब तक अमेरिका ने कहा था कि जितनी चीन की तरफ से जो मदद मिली है वो नॉन लीथल है, लेकिन अब लीथल वेपन की भी मदद चीन की तरफ से दी जा रही है। देखिए, जहां तक हथियार मंगाने का ताल्लुक है नॉर्थ कोरिया से या ईरान से तो हालांकि ड्रोन काफी मदद मंगाई गई, लेकिन इसके बाद भी बीते 3 साल में रूस 80 to 90% अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध में, अगर आप कहें तो, प्रयोग कर रहा है, जबकि यह आसान नहीं है। अमेरिका और 30 नाटो देश मिलकर अभी तक यूक्रेन को उतने माल की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो जब युद्ध लंबा खिंचता है तो हर देश को दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, और वही अभी रूस के साथ हो भी रहा है। बिल्कुल, ये निर्भरता दिखाई भी दे रही है। हालांकि रूस भी चाहता है कि वो अपना दायरा बढ़ाए, अपने साथ खड़े देशों की संख्या लगातार बढ़ाए। और देखिए, रूस और चीन की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें भी सामने आई। रूस और चीन की नेवी का शक्ति प्रदर्शन जापान सागर में, जॉइंट नेवी ड्रिल। जापान सागर में दोनों देशों की सेना ने अपना दम दिखाया। तो जापान सागर में कैसी जंगी तैयारी चल रही है, इससे जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आखिर इस जंगी तैयारी का सबब क्या है, ये अपने मेहमानों से जानने की करेंगे कोशिश। देखिए, चीन और रूस की नेवी की जापान सागर में वॉर ड्रिल चल रही है, उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत फ्लीट और चीनी नेवी ने इसमें अपना दम दिखाया है। टोही ड्रोन, हेलीकॉप्टर की मदद से समंदर में इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है। एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन हथियार इसमें शामिल हैं, और कॉर्वेट MPK-82 और MPK-107 ने अपना दम दिखाया। वोइबू इंटरैक्शन 2024 ड्रिल से यूएस जापान अलर्ट पर, क्योंकि ये अपने आप में एक ताकत का मुजाहरा है दोनों देशों के लिए। क्या है इसके अर्थ, जरा उसको भी देख लीजिए। पश्चिमी देशों से के खतरों से निपटने की तैयारी है। यूक्रेन जंग के बीच पश्चिम को ताकत दिखाना एक मकसद, नाटो के खिलाफ रूस चीन की एकता दिखाना इसका एक बड़ा मकसद है, और सेंसिटिव फैसिलिटी पर हमले से निपटने पर इसमें फोकस है। तिवारी सर, ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक का एक डायरेक्ट थ्रेट दिया जा रहा है रूस की तरफ से, दूसरी तरफ आप देखिए कि चीन जैसे देश के साथ एक बड़ी वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, वहां पर जहां अमेरिका और उसके दोस्त जो हैं वो खतरा महसूस करें। देखिए, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस विश्व में अगर शांति का जो मेन कल्पिट है वो अमेरिका है। अब अमेरिका कहीं पर भी अपनी 7th फ्लीट और अर्थ फ्लीट लॉन्च कर देता है दूसरे देश को डराने के लिए। इसका उदाहरण मैं दिखाना चाहूँगा 1971 में, जब बांग्लादेश के पास अमेरिका ने अपनी पूरी फोर्स भेज दी थी। ये टाइमिंग था रशिया की थी कि रशिया की जो पनडुब्बी वहाँ पर आके पहले पहुँच गई थी और अमेरिका वापस चला गया। तो ये जो अमेरिका अपनी मसल फ्लेक्स करता रहता है या पोस्टिंग करता रहता है कि हम कहीं जाके किसी को तंग कर सकते हैं, ये एक इंडिकेशन देना जरूरी है कि तुम ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं हो। रूस और चाइना मिलकर भी आपकी फ्लीट और जितनी सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन, सबको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, तो दबे रहने की कोशिश है ताकि उनका अपने ऊपर भी फर्क पड़े। अभी यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, अमेरिका के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। अभी न्यूक्लियर वॉर भी होगा तो अमेरिका रशिया का पहला टारगेट नहीं होगा, इट विल बी अमेरिका यूरोपियन नेशन में होगा, जो लो इंटेंसिटी बम से होगा। तो इनको दबाने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए चाइना और रूस अपनी ताकत कंबाइंड एक्सरसाइज करके अपनी टैक्टिक्स गेन करने के लिए वह प्रैक्टिस होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक मैसेज क्लियर जाता है कि हम इकट्ठा हैं और कहाँ ट्राई कर सकते हैं। अभी ड्रोन की बातें कर रहे थे, उसका मैं कहना चाहूँगा, ये लॉन्ग रेंज की ड्रोन 2000 किलोमीटर की जो बना रहे हैं, इस ड्रोन का इस्तेमाल किसके लिए हो सकता है? ये इस्तेमाल हो सकता है इनके बॉर्डर पर, समुद्र में, चाइना सी और आगे जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं या इनके जो फ्लीट लगे हुए हैं, उनके लिए ये खतरा लॉन्ग रन में हो सकता है। तो ये इंडिकेशन एक अमेरिका के लिए भी दिया जा रहा है कि आप जिस तरीके से यूक्रेन को यूज करके रशिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें थोड़ा पीछे हटिए और इसीलिए एक्सरसाइजेज हैं। और एक रशिया भले ही किसी की हेल्प ले ना ले, बट एक दिखाना चाहेगा कि ये एक ब्लॉक जो नाटो के खिलाफ है वो भी काफ़ी मजबूत है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, जिस तरीके से होगा, और भविष्य में और भी कई देश आएंगे जो इस ब्लॉक के साथ आएंगे, जो अमेरिका के हाथों सफ़र कर चुके हैं। तो अमेरिका को तो कमज़ोर होगा, और इसके लिए एक शक्ति और इच्छा शक्ति इन दोनों देशों को आके दिखानी है। ड्रोन का ओके, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन हमले को नाकाम किया है, यह खबर मिल रही है। यूक्रेनी सेना ने शाहेद ग्रैंड ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम से इन ड्रोन्स का सफाया कर दिया। यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन के मलबे की
तस्वीर जारी की है, ये देखिए। इधर संयुक्त राष्ट्र में ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले करेगा रूस, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। तीनों न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का प्लान है और यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप करना चाहता है रूस, ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा। तो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह करने की मंशा है रूस की, हमारे पास इसके सबूत हैं, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। अब डिटेल से आपको दिखाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया है। क्या कह रहे हैं ज़ेलेंस्की? 3 यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट, पुतिन का विनाश प्लान क्या है? यूक्रेन के पास कुल 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उनके नाम हैं खेमलिंस्की, ज़ेपोरिजिया, रिवने और माइकोलेव। 3 मार्च 2022 से ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। खमेलिंस्की, रिवने और माइकोलेव प्लांट यूक्रेन के पास हैं, यह स्थिति बताई गई है। अब रूस का प्लान क्या है? तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले की प्लानिंग है। इस साल दिसंबर तक हमला मुमकिन है। तीनों को पूरी तरह से तबाह करने की रूस की प्लानिंग है, बता रहे हैं ज़ेलेंस्की। रूस को चीन का साथ भी मिलता नजर आ रहा है। हमले की प्लानिंग में चीन मदद कर रहा है। रूस चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट परमाणु प्लांट्स की तस्वीरें ले रहे हैं। खास बात यह है कि सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली सप्लाई को ठप करना इसका मोटिव है, इसका मकसद है, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से बताया गया है। संजय भारद्वाज जी, ये जो जुगलबंदी है रूस और चीन की, ये क्या कुल मिलाकर भारी पड़ती नजर आ रही है यूरोप पर, उन वेस्टर्न कंट्रीज पर, अमेरिका पर, जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से 3 फॉल्ट लाइन है। पहला, आप यूक्रेन रशिया की जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से यूक्रेन में जो लॉजिस्टिक सप्लाई है, खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर या ग्रेन, उनको रूस डिसकंटिन्यू करना चाहता है। खासकर जब सर्दियां आ रही है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा जो फॉल्ट लाइन है जो बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना को है। तो निश्चित रूप से रूस को यूक्रेन से लड़ने के लिए चाइना की मदद चाहिए। चाइना को रूस की ज़रूरत है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, खासकर जो ईस्ट चाइना सी है, जिसमें जापान में वो के पास वो ड्रिल कर रहे हैं, नेवल ड्रिल कर रहे हैं। तो वो दूसरा फॉल्ट लाइन है। तीसरा जो फॉल्ट लाइन है वो मिडिल ईस्ट है, जिसकी बात करें, उसमें रशिया और चीन दोनों ही साथ है। तो जितना भी जो रॉग स्टेट्स हैं, जिसमें ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है एंड रशिया है, ये चारों का एक कॉमन एनिमी है, वो है वेस्ट में अमेरिका, और अमेरिका का जो अलाई है वो जापान है। इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से एक इमर्जिंग क्योंकि उन्होंने ऑकूस साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक मिलिट्री अलायंस बनाया है। तो ये सीधा थ्रेट है। तो उसमें ये रॉग स्टेट्स, जिसमें रशिया और चाइना निश्चित रूप से अपने आप को, अपनी सुरक्षा को, अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल सर। और इस युद्ध के शुरुआती दिनों में जो बात हो रही थी कि रूस को अलग थलग करने की नीति नेटो और यूएस की थी, रूस ने उसे शायद करेक्ट करते हुए अपने अलायंस, अपने पार्टनर्स बढ़ाए हैं और अब शायद वही दिख रहा है कि दुनिया में एक नया पोल भी कम से कम रूस के साथ दिखाई दे रहा है। और देखिए, डोनेस्क में यूक्रेनी काफिले पर हमला, रूस ने गाइडेड बम से किया अटैक। रूसी हमले में 2 की मौत, 19 घायल। और इस बीच आज एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमारे सामने होगा। अमेरिका में आज जो बाइडेन से मिलेंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। व्हाइट हाउस में होगी बाइडेन ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात। यूक्रेन को नए हथियारों की सौगात मिल सकती है। मीटिंग में सैन्य मदद को लेकर भी जाहिर है चर्चा होगी। यूक्रेन को $8 बिलियन की मदद देने जा रहा है अमेरिका। घोष साहब, अमेरिका आखिर किस हद तक और कब तक यूक्रेन का इस तरह से साथ देगा? आसार क्या नजर आ रहे हैं? रूस की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिका के रुख में किसी तरह का कोई बदलाव तो देखने को मिल नहीं रहा है। देखिए, ज़ेलेंस्की साहब जो है वो अभी अमेरिका में जाकर अपना विक्ट्री प्लान तो बताने वाले हैं, और वो उन्होंने कहा है कि वो ट्रंप साहब से भी मिलेंगे अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाए। उनका मकसद ये है कि केवल वेपन्स ही नहीं, लेकिन जो लॉन्ग रेंज वेपन्स वो यूक्रेन के पास हैं और दिए गए हैं,
वो अमेरिका के रूस के अगेंस्ट यूज़ किए जाए। इसीलिए तो पुतिन ने कहा है कि वो परमाणु, अभी ये है कि कहाँ तक बाइडेन ज़ेलेंस्की के को हेल्प करते रहेंगे, क्योंकि एक माहौल ऐसा बना है अमेरिका में कि लोगों को लग रहा है कि ये युद्ध तो चलता रहेगा और जितना भी टैक्स पेयर्स मनी है वो ज़ेलेंस्की के ऊपर ही जा रहा है और कोई इसका कोई बिल्कुल। और इस समय अमेरिका में चुनाव भी है, तो सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा कोई भी बड़ा फैसला युद्ध को लेना या फिर उससे पैर पीछे खींचना।